चलिए आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का एक डिफिकल्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं क्या कह रहा है। ईच ऑफ द सर्कल z माइनस वन माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू वन। ये मॉड में आपका दिया हुआ है। मॉड z माइनस वन प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू वन। दूसरी क्वेश्चन आपको दी गई है, टचेस इंटरनली अ सर्कल ऑफ रेडियस टू। ये दोनों आपको सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। ये दोनों इंटरनली एक सर्कल को टच करते हैं जिसका रेडियस आपको बता रखा है 2। द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचिंग ऑल थ्री सर्कल्स कैन बी। अब 3 सर्कल तो आपके डायग्राम में आ गए। एक तो ये सर्कल आ गया और एक ये सर्कल आ गया, और ये दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं तीसरे सर्कल को जिसका रेडियस 2 है। ठीक है सर। अब कह रहा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आपको बतानी है उस सर्कल की, ये चौथे सर्कल होगा जो इन तीनों सर्कलों को टच कर रहा हो, उस सर्कल की आपको इक्वेशन बतानी है। तो आपको चौथे जो आपका सर्कल डायग्राम में बनेगा उसकी इक्वेशन आपको निकालनी होगी। ठीक है सर। अब जिनको ये नहीं समझ में आता है कि ये क्या है, सर्कल की इक्वेशन है या नहीं, तो मैं एक बार उनको दिखा देता हूँ कि सर्कल की इक्वेशन है। तो मैं क्या करता हूँ, आप z आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z को मैं x प्लस अयोटा बाई मान सकता हूँ। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस अयोटा फॉर्म में मैं मान सकता हूँ। ठीक है सर। मैं c1 को, जो मेरा c1 है, जैसे ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है मॉड z माइनस वन माइनस अयोटा इज इक्वल टू वन, इसको मैं c1 कर्व की इक्वेशन मान रहा हूँ। और मॉड z माइनस वन प्लस अयोटा इज इक्वल टू वन, इसको मैं c2 कर्व की इक्वेशन मान रहा हूँ। ठीक है सर। तो जहां जहां z है वहां वहां पे मैंने x प्लस ओटा बाय दोनों इक्वेशनों में रख दिया है, c1 और c2 में। देख लीजिए आप। नेक्स्ट स्टेप में दोनों में जो नेक्स्ट स्टेप में दोनों में मैंने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिया है। आप लोग देख सकते हो रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिया है। अब दोनों में ही मॉड लगा हुआ है, तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड तो यानी निकालना सीखा ही होगा। तो क्या होता है, रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। सो क्या बन जाएगा रूट में, तो रूट में आपका रियल पार्ट का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। और ये पूरा किस में होगा, अंडर रूट में होगा, और ये आपका बराबर होगा वन के। वन तो यही है, तो ये वन आपके इक्वल होगा। ठीक है सर। वही हमने C2 के लिए किया नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में। आप लोग देख सकते हो अंडर रूट में क्या, रियल पार्ट का स्क्वायर जो कि आपका x माइनस वन का होल स्क्वायर, प्लस ये इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर दैट इज y प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये आपका वन के बराबर हो गया। अब अंडर रूट हटाने के लिए हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया दोनों इक्वेशनों में, C1 और C2 कर्व में जो हमारे दो इक्वेशन आई है, तो अंडर रूट हटाने के लिए हमने स्क्वायरिंग ऑन क्या कर दिया, बोथ साइड कर दिया। ठीक है सर। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, आप लोग देख सकते हो, तो हमारा अंडर रूट हट गया। ये हमारी C1 सर्कल, तो आपको ये देखिए क्या लग रहा है, ये सर्कल की तो इक्वेशन है, ये CN सर्कल और ये C2 सर्कल, और इसका सेंटर क्या हो जाएगा। अगर मैं C1 सर्कल का सेंटर पूछूं तो क्या 1,1 ही तो C1 सर्कल का सेंटर ही रहेगा। C2 सर्कल का क्या सेंटर होगा, 1,-1 ले तो सेंटर होगा C2 सर्कल का। तो चलिए अब इनको डायग्राम में दिखा लेते हैं। तो पहले मैंने बनाया है C2 सर्कल को, तो 1,1 इसका सेंटर है, जैसे कि आप लोग इस इक्वेशन से पता कर सकते हो। ठीक है सर। और ये जो होता है, ये 1 लिखा होता है, ये होता है रेडियस, रेडियस का स्क्वायर। व्हाट इज दिस, दिस इज ए रेडियस का स्क्वायर। तो अगर ये आर का स्क्वायर है तो आर भी आपका 1 होगा, आर भी आपका 1 होगा। ठीक है सर। तो अगर आर भी 1 है, मतलब ये 1,1 पे है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस भी आपको 1 यूनिट है। ये डिस्टेंस भी तो 1 ही यूनिट होगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर आप नापोगे, क्योंकि 1,1 कोऑर्डिनेट है, तो ये भी 1, तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, 1 यूनिट की होगी। इसके नीचे वाला पॉइंट भी आप लोग निकाल सकते हो, इसके नीचे वाला पॉइंट भी 1,0 आप लोग निकाल सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, ये तो आपका जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो 1 ही रहेगा, देखिए वो तो 1 ही रहेगा। और ये जो पॉइंट है ये आपका वाई एक्सिस पे लाई, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसीलिए इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। अब आप कहोगे सर आपको कैसे मालूम कि ये सर्कल टच ही कर रहा होगा, कट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि इसकी रेडियस आप देखो तो ये 1 ही यूनिट है। तो 1,1 से 1 यूनिट जाओगे
तो सिर्फ टच ही करेगा, कट नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, कट ऐसे नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, सिर्फ टच ही करेगा। ये आप लोग अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम से पता कर सकते हो। तो मैंने C1 कर्व का पूरा अच्छे से आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया है कि ये 1,0 पर करेगा और ना ही ये वाई एक्सिस को भी कट करेगा, क्योंकि अगर वाई एक्सिस को कट करेगा तो 1,1 जो इसका सेंटर उससे ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगी, तो ये रेडियस 1 यूनिट के बराबर नहीं आएगी, क्योंकि आपको रेडियस भी तो 1 रखना है। तो 1,1 से सिर्फ 1 यूनिट ही आप इसको ओवर सर्कल को ले जा सकते हो, जिससे इसका रेडियस 1 मेंटेन रहे, 1 मेंटेन रहे। बोलिए क्लियर है? तो अब आगे देखते, बोलिए क्लियर है? तो अब हम लोग C2 वाले का देख लेते हैं कि इसकी क्वेश्चन क्या होगी। C1 की पूरा डायग्राम क्लियर हो गया। C1 वाले सर्कल का तो यही डायग्राम बनेगा, मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए। आप कहोगे सर ये 1,2 कहाँ से है? अरे भैया, ये पॉइंट इस सेंटर के अबव लाई कर रहा है, तो अगर इस सेंटर के अबव लाई कर रहा है तो उसका क्या होगा बोलिए? इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा। अरे भैया, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही है ना इस एक्सिस पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा। ठीक है सर, एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। बात कर रहे थे किसकी? वाई कोऑर्डिनेट की। अब वाई कोऑर्डिनेट क्या जाएगा? क्योंकि यहाँ तो 1 है वाई कोऑर्डिनेट, तो रेडियस कितना है? रेडियस 1 है, तो मतलब 1 यूनिट है रेडियस, रेडियस आपकी 1 यूनिट है। तो अगर आपको ये वाला पॉइंट निकालना है तो आपको 1 जो आपका वाई कोऑर्डिनेट है उससे 1 यूनिट ऊपर जाना होगा। तो अगर आप वाई कोऑर्डिनेट में 1 यूनिट ऊपर जाओगे तो 2 ही तो आएगा, तो ये कोऑर्डिनेट आपका क्या बन जाएगा? 1,2। और ये बिल्कुल इस एक्सिस पे ही लाई कर रहे होंगे ये दोनों पॉइंट्स, है ना? एक्सिस पे ही लाई कर रहे होंगे। अगर आप चाहो तो एक पॉइंट को आप इक्वेशन से भी रख के दूसरे पॉइंट की वैल्यू निकाल सकते हो। ये तो मैंने आपको ज्योमेट्री के थ्रू बता दिया कि 1 1 यूनिट के थ्रू बता दिया आप लोगों को कि ज्योमेट्री से आप कैसे फाइंड कर सकते हो। अगर आपको ये ना समझ में आए तो जो भी आपको एक्स की वैल्यू आपको चाहिए उसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू आप रख के, या जो भी आपको वाई की वैल्यू चाहिए उसके करस्पॉन्डिंग आप एक्स की वैल्यू इक्वेशन में रख के निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है सर, ये तो मैंने आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम से बता दिया कि भैया 1 रेडियस है, तो इसीलिए हम लोग अब देखिए इसके एक्स एक्सेस तो 1 ही यूनिट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 यूनिट होगा, ये तो बिल्कुल एक्सेस पे लाई कर रहे हैं ना। तो 1 कोऑर्डिनेट, अब वाई वाई एक्स एक्सेस पे लाई कर रहा है तो इसलिए वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। अब आपको 1,2 पता करना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, तो ये 1 है तो ऊपर 1 ही रहेगा। एक्स कोऑर्डिनेट तो देखिए सेम ही है ना। एक्स एस कोऑर्डिनेट में इधर तो बढ़ा नहीं है, सिर्फ ऊपर की तरफ बढ़ा है। ये वाला पॉइंट 1,2, तो ऊपर की तरफ कितने यूनिट से बढ़ा है? सिर्फ 1 ही यूनिट से बढ़ा है। वाई एक्सिस में वही 1 यूनिट से ही तो बढ़ा। आप कहेंगे सब 1 यूनिट से कैसे बढ़ा? अरे क्योंकि यहाँ की जो डिस्टेंस है वे रेडियस है, तो ये 1 यूनिट है। तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आए हैं तो वाई कोऑर्डिनेट में ही एक ऊपर आपको 1 यूनिट, आप अगर आप ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो आपको 1,2 ही तो कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, 1,2 ही तो कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो ऐसे हमने C2 के सारे कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब कहेंगे सर हमको ये कोऑर्डिनेट भी चाहिए, हमको ये वाला कोऑर्डिनेट भी चाहिए। अगर आपको ये कोऑर्डिनेट ही चाहिए तो आप कुछ ना करो, आपके पास ये इस C1 सर्कल की इक्वेशन है। इसमें y, क्योंकि y एक्सिस को टच कर रहा है, ये y एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट, x जो कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा इस पॉइंट का। तो आप x की वैल्यू 0 पुट कर दो और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल लो। जो भी y की वैल्यू आएगी वो यहाँ का क्या हो जाएगा? वो यहाँ का पॉइंट हो होगा। ठीक है, ठीक है सर। अब हम लोग इस वाले कर्व को समझ लेते हैं जो कि हमारा C2 कर्व है। ये पूरा C1 कर्व आप समझ लिए हैं बिल्कुल ध्यान से, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आराम से कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप डिस्टेंसेस निकाल सकते हो, डिस्टेंसेस के थ्रू आप आराम से कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट देख लेते हैं C2 कर्व का क्या होगा। C2 कर्व का ये रहा आपका C2 कर्व की मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिख दी है। यही आपका C2 कर्व है, देखिए सेम टू सेम मैंने इक्वेशन यहाँ लिख दी है C2 सर्कल की। ठीक है सर। अब इसका जो सेंटर है वो क्या है? 1,-1, तो हमने इसका यहाँ पे सेंटर बना दिया 1,-1। भैया 1,-1 ही तो उसका सेंटर है। और फिर हमने कि इसका रेडियस हमको मालूम है 1 यूनिट है, तो हमने ये अपने कोऑर्डिनेट्स में निकाल लिए। आप बोलोगे सर कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल लिए? अरे भैया, ये अगर कोऑर्डिनेट है आपका, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा और इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, क्योंकि ये एक एक्सिस पे, इस एक्सिस पे ही लाई कर रहे हैं ये दोनों पॉइंट, तो उनका एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, जो कि सेंटर का है, जो कि 1 ही रहेगा। अब जो इनके वाई कोऑर्डिनेट है वो हमें निकालना है। तो हमें ये डिस्टेंस मालूम है कितनी है? 1 यूनिट। तो -1 से, अगर -1 सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट है तो इससे अगर 1 यूनिट ऊपर जाओगे तो आपको 0 ही तो मिलेगा।
आपको आपको सब 1 ही यूनिट क्यों जा रहा है ऊपर? 1 ही यूनिट हमें इसलिए ऊपर जाना है क्योंकि यही हमारा रेडियस है। रेडियस से ज़्यादा अगर ऊपर चले गए तो क्या आपका डायग्राम ही इनवैलिड हो जाएगा, डायग्राम ही इनवैलिड हो जाएगा। तो आपको जो डिस्टेंस सेंटर से जितनी कवर करनी है वो आपको 1 ही यूनिट की डिस्टेंस कवर करनी है क्योंकि आपका रेडियस जो है वो 1 ही यूनिट का है। देखिए ना रेडियस, यहाँ रेडियस का स्क्वायर होता है तो इसलिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो आर आपका 1 ही के बराबर आएगा। ठीक है सर। अब इस वाले पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा तो अगर इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा पर वाई कोऑर्डिनेट में चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट में कितना नीचे होगा? 1 यूनिट नीचे होगा। 1 यूनिट नीचे होगा वाई कोऑर्डिनेट में, तो -1 से अगर आप 1 यूनिट नीचे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? -2 ही वाला तो वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा। -2 वाला ही तो वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा और एक्स वाला तो सेम ही रहेगा जो कि 1 है, तो ये आपका कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 1, -2। समझे? तो यही आपका यहाँ का, क्योंकि ये एक एक्सेस पे लाई कर रहे हैं तो इनका सेंटर के लिए जो सेंटर के वही यहाँ लाइन पास कर रही है तो ये लोग एक्सेस पे लाई कर रहे हैं। और अगर ये एक्सेस इस वाली एक्सेस पे लाई कर रहे हैं तो मतलब कि क्या? मतलब कि ये जो लाइन है ये अगर आप देखो तो पैरेलल टू वाई एक्सिस भी है। तो ये अगर एक्सिस, ये जो लाइन जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस है, मतलब इनका जो वाई कोऑर्डिनेट, जो इनका एक्स कोऑर्डिनेट है वो सेम रहेगा, जो उनका एक्स कोऑर्डिनेट है वो सेम रहेगा। इसीलिए यहाँ भी 1 एक्स एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ भी एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो 1 ही है। बस क्या चेंज आएगा? वाई कोऑर्डिनेट में चेंज चेंज आएगा। और कितने का चेंज आएगा? 1 यूनिट का ही ऊपर या नीचे का चेंज आएगा। 1 यूनिट का ही ऊपर या नीचे चेंज आएगा। अब आपको ऊपर चला था तो आपने इसमें 1 यूनिट, आप -1 से आप 1 यूनिट ऊपर चले गए, तो -1 से 1 यूनिट ऊपर जाओगे तो कौन सा कोऑर्डिनेट आपको वाई का मिलेगा? 0 ही मिलेगा। और -1 से अगर आप नीचे 1 यूनिट जाओगे तो आपको कौन सा वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा? -2 मिलेगा। तो इसीलिए हमने ये लिख दिया। तो ये हमारे सीपू कर्व की इक्वेशन हो गई, पूरा सर्कल बन गया हमारा सीपू कर्व का डायग्राम। बोलिए क्लियर है? ठीक है सर। अब C1 और C2 हम लोग एक डायग्राम में कंबाइन कर रहे हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो C1, ये हमने C1 बना लिया अपना डायग्राम, और वो हमने C2 बना लिया। अब हम इन दोनों को एक ही ग्राफ में कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो मैंने आपको सेपरेटली समझा दिया, तो एक ही डायग्राम में हमने इनको कंबाइन कर दिया। ठीक है सर। अब कंबाइन कर दोगे तो ये वाला पॉइंट तो देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है, क्योंकि देख लीजिए ना आप दोनों, ये वाला पॉइंट इधर भी कॉमन आ रहा है C2 कर्व में, और ये वाला पॉइंट इधर भी कॉमन आ रहा है C1 कर्व में। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में भी C1 और C2 टच कर रहे होंगे। C1 और C2 आपस में भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं, क्योंकि इसका भी एक कोऑर्डिनेट 1,0 आ रहा है C1 वाले का, और C2 का भी एक कोऑर्डिनेट 1,0 आ रहा है। तो अगर इन दोनों कंबाइंड डायग्राम बनाओगे तो ये दोनों के 1,0 पे आपस में टच नहीं कर रहे होंगे? कर रहे होंगे, तो वही हमने दिखा दिया। मतलब 1,0 एक ऐसा पॉइंट है जो C1 वाले कर्व की इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगा और C2 वाले जो सर्कल की इक्वेशन है उसको भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब 1,0 आप किसी भी सर्कल की इक्वेशन में रखोगे ये सेटिस्फाई करेगा उन दोनों पॉइंटों को। आप लोग इक्वेशन से भी 1,0 को वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है सर। अब आपको एक तीसरा सर्कल बनाना है। अब आपको एक तीसरा सर्कल बनाना है जिसका जिसका अब पढ़ लीजिए ना क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देख लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। अब कह रहा है ये दोनों जो सर्कल हैं ये टचेस इंटरनली अ सर्कल ऑफ रेडियस 2, मतलब आपको एक ऐसा सर्कल बनाना है जो जिसका रेडियस 2 है, पर उस जिसका अब आपको तीसरा सर्कल बनाना है जिसका रेडियस 2 है, पर वो जो तीसरा सर्कल है वो ये जो आपका C1 और C2 सर्कल है उन दोनों को इंटरनली क्या करता है? टच करता है। तो इंटरनली टच करता है, उसका रेडियस 2 है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो अगर रेडियस भी है तो डायमीटर कितना होगा बोलिए? जो बड़ा वाला सर्कल जो इन दोनों सर्कलों को इंटरनली टच कर रहा होगा, मान लीजिए C3 सर्कल है जो इन इन दोनों सर्कलों को इंटरनली ऐसे टच कर रहा होगा। ठीक है सर। तो C1, तो उस जो C3 सर्कल होगा उसका डायमीटर क्या होगा? अगर उसकी रेडियस 2 है तो डायमीटर 4 होगा। अगर भैया बताइए ना, जो ये जो C3 सर्कल बन रहा है उसकी बता रखी है रेडियस कितनी है? 2 बता रखी हो क्वेश्चन में, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? डायमीटर 4 ही तो होगा। रेडियस का ट्वाइस इज योर डायमीटर, तो मतलब डायमीटर आपका 4 आ गया। ठीक है सर, डायमीटर 4 आ गया। अच्छा ये लेंथ कितनी है? ये और ये पूरी लेंथ कितनी आपको मिल रही है? बोलिए, ये लेंथ आपको कितनी मिल रही है? बोलिए बोलिए, ये लेंथ आपको कितनी मिल रही है? बोलिए। इसका रेडियस 1, ये 1, ये 1 और ये 1। अरे
ये अगर आप देखो ध्यान से, ये ऑब्जर्वेशन है, तो ये भी बने, इसकी रेडियस C1 सर्कल की रेडियस 1, ये 1 डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 1, ये डिस्टेंस है, क्योंकि ये C1 और C2 की रेडियस है। तो C1 का जो डायमीटर है वो भी 2 है, C2 का भी डायमीटर वो भी 2 है, तो ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं। तो इस एक्सिस की जो डिस्टेंस, जो लेंथ है वो का 4 यूनिट के बराबर नहीं होगी, 4 यूनिट की तो बराबर होगी इस एक्सिस की लेंथ। मतलब कि क्या हुआ कि जो हमारा तीसरा सर्कल बन रहा होगा उसका डायमीटर भी 4, और ये इस लेंथ का भी डायमीटर क्या है, इस लेंथ का भी जो इस जो हमारी लाइन है इसकी भी लेंथ 4। मतलब कि ये क्या है, मतलब कि ये जो हमारा C3 सर्कल है इसके लिए ये रेडियस है, रेडियस है, रेडियस है। C3 सर्कल के लिए यही हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। यही लाइन, ये लाइन हमारी डायमीटर हो जाएगी C3 सर्कल के लिए, क्योंकि C3 सर्कल को इन इन देखिए, इन दोनों जो C1 और C2 सर्कल है, इन दोनों को C3 सर्कल जो इंटरनली टच कर रहा है। ठीक है सर, C3 सर्कल का डायमीटर कितना है, बोलिए। C3 सर्कल का जो डायमीटर है वो आपको 4 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस 2 दे रखी है क्वेश्चन में। तो अगर अगर आपका C3 जो सर्कल है, C3 सर्कल का डायमीटर 4 है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि सर्कल में जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो डायमीटर होती है। तो अगर कोई सबसे बड़ी कॉर्ड बन रही है तो वो डायमीटर ही होगी, डायमीटर ही होगी। ठीक है सर, तो मतलब ये जो आपकी जो एक्सिस है इसकी भी लेंथ 4 है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी भी लेंथ 4 है, मतलब ये C3 सर्कल का क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। तो उन दोनों को टच भी कर रहा है। पहले तो हमने बना दिया कि भैया टच कर रहा होगा, हमने ऐसे बना दिया कि भैया इन दोनों को टच करने वाला है C3 सर्कल बना दो। फिर हमने बाय ऑब्जर्वेशन देखा कि भैया ये तो इसकी डायमीटर की लेंथ के बराबर आ रहा है, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ जो है C3 सर्कल के डायमीटर की लेंथ के बराबर ये लेंथ आ रही है। अगर ऐसा हुआ मतलब ये C3 सर्कल का 101% डायमीटर ये हुआ, क्योंकि उससे डायमीटर से बड़ी कोई कॉर्ड आ ही नहीं सकती है सर्कल में। और अगर उससे बड़ी कॉर्ड आ गई, मतलब कि वो कॉर्ड ही नहीं है, वो कॉर्ड ही नहीं है, इतनी बड़ी लेंथ एक सर्कल के अंदर आ सकती है। और ये दोनों सर्कल C3 सर्कल को, C1 और C2 सर्कल C3 सर्कल को इंटरनली टच कर रहे हैं, तो यही सबसे बड़ी क्या है, कॉर्ड हो सकती है। तो अगर ये सबसे बड़ी कॉर्ड जो कि आपकी डायमीटर है, तो मतलब कि क्या हो गया कि यही आपकी C3 सर्कल का डायमीटर भी है, जो कि आपके 4 यूनिट। तो इसीलिए ये हमारी हो गई डायमीटर, ये हमारा हो गया डायमीटर। अब C3 सर्कल का डायमीटर आपको पता चलेगा कि यही एक्सिस डायमीटर भी होगा C3 सर्कल का। अब डायमीटर पे ही, किसी भी सर्कल के डायमीटर पे ही क्या होता है, सेंटर पास करता है। सेंटर ही होता है हमेशा, किसी भी सर्कल का सेंटर आप देख लीजिए वो हमेशा डायमीटर पे आएगा, आएगा जरूर। और सेंटर क्या होता है, सेंटर वो होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है सर्कल के विद इन, जहां से आप सरकमफ्रेंस पे किसी पॉइंट की डिस्टेंस लो तो वो इक्वल आती है, वो इक्वल आती है। और वो जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग रेडियस कहते हैं। सर्कल से किसी भी पॉइंट सरकमफ्रेंस पे लो, किसी भी सर्कल के, मान लिया आपके पास सर्कल है, तो सेंटर को आप कैसे डिफाइन करते हो, अ पॉइंट विच लाइज विद इन द सर्कल which has equal distances from all the points on the circumference of the circle। तो अगर हमको C3 सर्कल का फाइंड करना है कि कौन सा पॉइंट होगा जो उसका क्या होगा, बोलिए, जो इसका सेंटर होगा, तो अगर आप देखो तो मुझे 1,0 ही इसका सेंटर दिख रहा है। आप कहोगे सर कैसे, क्योंकि 1,0 से ये वाली लेंथ भी आपकी इक्वल आ रही है। ये लेंथ कितनी आ रही है, बोलिए, ये 2 के बराबर आ रही है। और 1,0 से अगर आप नीचे ही जाओगे तो इसकी भी लेंथ आ रही है 2 के बराबर। और 2 क्या है आपकी, C3 सर्कल का रेडियस है। मतलब 1,0 एक ऐसा पॉइंट है जहां से सरकमफ्रेंस ऑफ C3 पे आप जा रहे हो तो आपको इक्वल डिस्टेंसेस मिल रही है। मतलब 1,0 ही आपका C3 सर्कल का क्या हो जाएगा, रेडियस, मतलब सॉरी सेंटर हो जाएगा। C3 सर्कल का सेंटर हो जाएगा आपका 1,0। और ये 1,0 तो आपको मालूम है, ये तो यहीं से आपने डायग्राम से लाया हो ना 1,0, तो आपने यहीं से लिया है। और 1,0 आपको कैसे पता चला, क्योंकि भैया ये 1,0 अगर आप देखो तो C3 सर्कल के जो ये डायमीटर भी है उस पर भी लाई कर रहा है 1,0। और 1,0 से
अगर आप C3 के किसी भी सरकमफ्रेंस से पॉइंट पे ले लो तो 1,2 C3 की भी सरकमफ्रेंस पे लाई करेगा। 1,2 पॉइंट जो 1,2 जो पॉइंट है वो C3 सर्कल के भी सरकमफ्रेंस पे लाई करेगा। तो 1,0 से इसकी डिस्टेंस में कितनी आ रही है? 2 यूनिट आ रही है। और नीचे चले जाओ तो ये 1,-2 भी 1,-2 भी आपका कहाँ लाई करेगा? C3 सर्कल के सरकमफ्रेंस पे भी लाई करेगा। तो इसकी भी रेडियस कितनी आ रही है? 2 यूनिट आ रही है। इसकी भी लेंथ 2 यूनिट आ रही है नीचे से। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ से आप अगर अबव जा रहे हैं बिलो जा रहे हो, दोनों डिस्टेंसेस सरकमफ्रेंस पे किसी पॉइंट की सेम आ रही, मतलब कि 101% कन्फर्म हो गया कि 1,0 ही आपका क्या है? सेंटर हो गया। सेंटर हो गया। बोलिए क्लियर है? 1,0 ही क्या हो गया आपका? सेंटर हो गया। ठीक है सर। अगर ये 1,0 आपका सेंटर हो गया तो आप ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट निकाल सकते हो। आप कहोगे सर कैसे निकाल सकते हैं? देखिए ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट निकालने में कोई बड़ी बात नहीं कि इनका, क्योंकि ये लोग ये दो दो पॉइंट हैं, ये हमारे एक्स एक्सिस पे लाई करा तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही हो जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा। और अब आपको एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना, तो एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, क्योंकि इस C3 सर्कल का जो रेडियस है वो 2 यूनिट है, तो आप 1 से 2 यूनिट लेफ्ट चले जाओगे तो आपको कौन सा कोऑर्डिनेट मिलेगा? -1 वाला कोऑर्डिनेट मिलेगा। और वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसलिए ये पॉइंट हमने फाइंड कर लिया 1,0। वैसे ही आप 3,0 पॉइंट को फाइंड कर सकते हो, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये आपका एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। बात कर लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट की, तो C3 सर्कल का जो रेडियस है वो 2 यूनिट है, तो आपको 1 जो आपका कोऑर्डिनेट है उससे आपको 2 यूनिट राइट में चलना होगा। तो अगर आप 1 कोऑर्डिनेट से जो एक्स 1 कोऑर्डिनेट उससे अगर आप 2 यूनिट राइट चलोगे तो आपको कौन सा कोऑर्डिनेट मिलेगा? 3 तो मिलेगा। तो इसीलिए ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा 3,0 हो गया। 3,0 हो गया। पूरा डायग्राम क्लियर है? ठीक है सर। अब हमें चौथे सर्कल की रेडियस इक्वेशन बतानी है। चौथे सर्कल की हमें इक्वेशन बतानी है जो कि इन तीनों सर्कलों को, C1 सर्कल को भी, C2 सर्कल को भी और C3 जो आपका बड़ा वाला सर्कल है, उन तीनों सर्कलों को टच करने वाले आपको सर्कल की इक्वेशन बतानी। तो हमने ये हमारा सर्कल रहा C4, इसकी हमें इक्वेशन बतानी है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन इसकी इक्वेशन पूछ रहा है। ठीक है सर। अगर आप देखो तो डायग्राम में आपके ऐसे 2 सर्कल बन सकते हैं, एक ये C4 और एक ये C5, जो कि इन तीनों सर्कलों को इंटरनली टच कर रहा होगा, है ना? ऐसे तो 2 सर्कल आप बन तो डायग्राम से देख सकते हो, तो हमने वो 2 सर्कल बना दिए। अब हम लोग मान लेते हैं कि अब हमें इन दोनों की अगर इक्वेशन निकालनी है C4 और C5 की, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इक्वेशन निकालने की सर्कल की? उसका सेंटर और उसका रेडियस। अगर हमें किसी भी सर्कल का सेंटर और रेडियस पता हो तो हम उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो अब हमें वही फाइंड करना है, अब हमें वही फाइंड करना है, तो वही हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है। तो हमने क्या करें, लेट द रेडियस ऑफ C4 बी R एंड सेंटर बी X, Y, हमने अपने आप से मान लिया। अब हम लोग C4 कंडीशन विद C1 निकालने हैं। मतलब आप पूछे कि सर ये क्या है C4 कंडीशन विद C1? अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कह क्या रहा है। C4 कंडीशन में C1 का मतलब ये होता है कि आपको C4 लेना है और C1 लेना है। इनके दोनों के बीच में आप कंडीशन बनाओगे, क्योंकि आपके अगर आप देखो तो x, y ये 2 वेरिएबल हैं और रेडियस हमने r मान ली, तो हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, तो हमको 3 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। अगर हमने 3 इक्वेशन बनाने में हम वो सक्सेसफुल हो गए तो हमारे तीनों वेरिएबल की वैल्यू निकल आएगी। पर अब इनको बनाए कैसे, इन 3 इक्वेशनों को बनाए कैसे? तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से इन इक्वेशनों को बनाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला से इन इक्वेशनों को बनाएंगे। तो आप कहेंगे सर कैसे बनाएंगे? तो अगर मान लो यहाँ कहीं सेंटर रहेगा इसका, C4 का यहाँ कहीं सेंटर होगा, तो हम इसके सेंटर और C1 के सेंटर को ज्वाइन करने वाली एक लाइन बना देंगे। ठीक है, ये लाइन अभी आपको स्ट्रेट नहीं दिख रही होगी, ये C1 का सेंटर रहा और ये C4 का सेंटर रहा, इनको ज्वाइन करने वाली हमने एक लाइन बना दी। ठीक है सर। इनके बीच की डिस्टेंस, इस लाइन की लेंथ क्या होगी? C4 का रेडियस प्लस C1 का रेडियस, C1 का रेडियस इतना है 1, तो R+1 ही तो इन दोनों सेंटरों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। C1 और C4 का जो सर्कल है, C1 सेंटर और C4 सर्कल के जो सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या R+1 नहीं रहेगी, क्योंकि C1 का रेडियस 1 है
और C4 का रेडियस R है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी, C1 सेंटर और C4 सेंटर के बीच की डिस्टेंस R+1 हो जाएगी। ठीक है सर, R+1 हो जाएगी, तो वो हमने R+1 लिख दिया। अब हम लोग इन दोनों, ये इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट के बीच में क्या लगा देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको क्या मालूम है, R+1 मालूम है। तो बस 1,1 और x,y में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, और जो कि हमारा r ये और ये 1, तो R+1 जो है वो पूरी लेंथ हो जाएगी। ठीक है सर, तो हमने यहाँ पे C4 कंडीशन विथ C1 में लगा दिया अपने डिस्टेंस फार्मूला। दोनों के सेंटरों के बीच की जो डिस्टेंस है इज इक्वल्स टू R+1। डिस्टेंस फार्मूला तो लगा लोगे, दैट इज √x-1 का होल स्क्वायर प्लस y+1 का होल स्क्वायर। देख लीजिएगा ना, इसका C1 सेंटर और C4 सेंटर के बीच की अपने इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच की अपने डिस्टेंस निकाल ली। इन दोनों सेंटर्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनके बीच की आपने डिस्टेंस निकाल ली बाय डिस्टेंस फार्मूला। और ये आपको मालूम है क्या, इसका रेडियस R है और इसका रेडियस 1 है, तो R+1 ही इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच की डिस्टेंस होगी। बोलिए क्लियर है, तो हमने यहाँ पे वही लगा दिया। ठीक है सर, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया भैया, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो करनी पड़ेगी। तो अगर आप देखोगे तो फाइनल इक्वेशन हमारी इक्वेशन नंबर 1 ये बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये बन जाएगी। बोलिए क्लियर है, बोलिए। अगर आप देखो तो 3 इक्वेशन आपको बनानी थी, 3 में से आपकी एक इक्वेशन बन चुकी है, जो कि आपने किसके साथ निकाल लिया, C4 कंडीशन विद C1 के साथ। तो इक्वेशन नंबर 1 आपकी बन चुकी है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैसे आपकी बनी इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए हम वो C4 कंडीशन विद C2 निकाल लेते हैं। मतलब सर, मतलब C4 ये आपका रहा और C2 ये रहा, इसके बीच में हम लोग फिर से इनके सेंटर के बीच में हमने फिर से डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो इसका सेंटर मान लीजिए C5 कहीं यहाँ होगा और C1 का सेंटर आपको यहाँ दिया। इनके बीच के डिस्टेंसेस क्या हैं, इन C4 और C2 सेंटर के बीच के डिस्टेंसेस क्या हैं, क्या आप लोग फाइंड कर सकते हो? हाँ, इतने तो रेडियस ही जाएगा C4 का। बोलिए, यहाँ तक तो रेडियस नहीं जाएगा, C4 सर्कल का रेडियस हो जाएगा R। अब बात कर लेते हैं ये डिस्टेंस की, तो ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, C2 का रेडियस है 1, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस हो गई R+1 के, टोटल डिस्टेंस R+1 का हो गया। ठीक है, तो अब मतलब हमें जो हमारा C4 का सर्कल का जो सेंटर है और जो हमारा C2 सर्कल का जो सेंटर है उनके बीच में हम लोगों को डिस्टेंस मालूम हो गई, जो कि R+1 आ गया। अब हम इनके बीच में, इन दोनों सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूले लगा देंगे और उनको R+1 के इक्वल कर देंगे। तो यही हमने किया है C4 कंडीशन विद C2 में। आप लोग देख सकते हो, अंडर रूट में x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R+1। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला हो गया। ठीक है सर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, जिससे हमारा स्क्वायर रूट हट गया, तो ये हो गया। अब हमारा स्क्वायर रूट हट गई तो हमारी इक्वेशन नंबर 2 ये आ गई, इक्वेशन नंबर 2 हमारी ये आ गई। अब देखिए, 3 वेरिएबल थे, दे इक्वेशन निकालियो, बस तीसरी इक्वेशन निकल आएगी तो हमारे तीनों वेरिएबल निकल आएंगे। यही है, समझ में आ रहा है? तो बस अब तीसरी इक्वेशन की हमें ज़रूरत है। तो हम लोग क्या करते हैं, C4 कंडीशन विद C3 निकाल सकते हैं। जरा इसको ध्यान से समझिएगा क्या करना है। अब बड़े वाले सर्कल के साथ हम लोग कंडीशन निकालेंगे, जो हमारा बड़ा वाला सर्कल है C3, इसके साथ हम लोग कंडीशन निकालेंगे C4 सर्कल की। ठीक है सर, तो अब क्या करते हैं, जो हमारा C4 सर्कल है, ये रहा C4 सर्कल, इसका और उस C3 सर्कल का जो रेडियस है 1,0, मैंने आपको बता दिया कि C3 सर्कल का जो रेडियस है 1,0 होगा। ठीक है सर, तो C3 सर्कल का जो रेडियस है 1,0, C4 सर्कल का जो रेडियस है दैट इज योर x, y, इनके बीच की डिस्टेंसेस आप निकाल सकते हो, इनके बीच की आप डिस्टेंसेस निकाल सकते हो। कैसे? आप कहोगे सर कैसे? अरे अगर आप देखो तो पूरी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये तो यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी डिस्टेंस है, अगर आप ध्यान से देखना, 1,0 से लेके सरकमफ्रेंस ऑफ C3 की जो रेडियस, जो डिस्टेंस है वो क्या है, C3 का रेडियस है वो कितना है, वो 2 है, और C4 का जो रेडियस है वो कितना है, R। तो C4 के सेंटर और C3 के जो सेंटर है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 - R, 2 - R। अरे भैया 2 पूरा डिस्टेंस है, 2 क्या है, रेडियस ऑफ C3 सर्कल,
ये पूरा लेंथ आपको मालूम है, इतनी लेंथ आपको C4 की मालूम है कि C4 का जो रेडियस है आपने माना है R है। तो अगर मैं पूरी डिस्टेंस में से C4 के रेडियस को घटा दूंगा तो क्या मुझे C4 सेंटर और C3 सेंटर के बीच की डिस्टेंस नहीं पता चल जाएगी? तो वो क्या आ जाएगी, 2 माइनस आर नहीं आ जाएगी? 2 माइनस आर ही तो C4 और क्या C3, जो C3 सर्कल का सेंटर है और C4 सर्कल का जो सेंटर है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 2 माइनस आर। तो बस अब हम इन दोनों के बीच में क्या कर देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो हम लोग कर देते हैं डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई। देखिए हमने यहाँ कर दिया डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई, 1 मिनट, ये आप लोग देख सकते हो। हाँ, C4 कंडीशन विद C3, तो यहाँ हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो इन दोनों जो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है यानी C4 और C3 जो सेंटर है उनके बीच की जो कोऑर्डिनेट्स की जो डिस्टेंस है वो 2 माइनस आर है, और उन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच की यानी C4 सेंटर का जो C4 सेंटर और C3 सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, सेंटर जो कोऑर्डिनेट्स है उनके बीच में हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, उसको 2 माइनस आर के बराबर रख दिया। समझिए, अब दोनों साइड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे फिर से स्क्वायर रूट हटाने के लिए। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब बोलिए, और इन तीनों इक्वेशनों में आपको एक्स वाई आर फाइंड करना है। सिंपल है, देखिए हर किसी का अपना अलग मेथड हो सकता है इन तीनों इक्वेशनों को सॉल्व करने का। मेरा मेथड अलग होगा। अगर आप चाहे तो आप लोग अपने आप से इन तीनों इक्वेशनों को सॉल्व करके एक्स वाई आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, पर मेरा मेथड क्या है वो अभी आप देख सकते हो। अगर आपसे ना सॉल्व हो तीनों इक्वेशन पर, ये बहुत आसान तरीका है तीनों इक्वेशन सॉल्व करने का। ठीक है सर, तीनों इक्वेशन आप किसी भी टाइप से अपनी मर्जी से आप सॉल्व कर सकते हो। मेरा क्या मेथड है, मैंने क्या करा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, मैंने 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब आपको अगर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है, बोलिए, ठीक है सर, और ये इक्वेशन नंबर 2 है, मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है सर, जैसे ही मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, तो मेरी 4y इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी y इज इक्वल टू 0 आ गया। y इज इक्वल टू 0, मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मैंने यहाँ लिख भी दिया ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है सर, तो जैसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट करा मेरी y की वैल्यू 0 आ गई। अब आपका देखिए एक वेरिएबल निकल गया, y आपका निकल चुका है। ठीक है सर, अब पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। मैंने इक्वेशन नंबर 1 जो है, देखिए अब यही तो इक्वेशन नंबर 1 है, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहाँ से उठाई है, यहीं से तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 उठाई है। ये इक्वेशन नंबर 1 कहाँ से आई है, C4 कंडीशन विद C1 से आई है। तो मैंने यही अपनी इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से उठा ली और मैंने इस इक्वेशन में y को 0 पुट कर दिया। भैया y मेरा 0 आ गया तो मतलब y को मैं 0 पुट कर सकता हूँ, तो मैंने 0 पुट कर दिया y को। तो यही मैंने इक्वेशन नंबर 1 यहाँ भी लिखी है। तो मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा था इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, तो मैंने y की वैल्यू 0 पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है सर, जैसे ही आप y की वैल्यू 0 पुट करोगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका यही इसी टाइप का तो बन जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1। अब 1 से 1 तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x माइनस 1 का जो होल स्क्वायर है वो आर स्क्वायर प्लस 2r के बराबर है। जब आपने इक्वेशन नंबर 1 में y को 0 पुट कर दिया तो यही आपका फाइनल एक्सप्रेशन बन के आएगा। मतलब आपको x माइनस 1 होल स्क्वायर की वैल्यू क्या पता चल गई, आर स्क्वायर प्लस 2r। तो अगर हमें कहीं भी x माइनस 1 का होल स्क्वायर दिखेगा तो हम उसके लिए आर स्क्वायर प्लस 2r पुट कर सकते हैं। ठीक है सर, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी इक्वेशन नंबर 3 में y को भी 0 पुट कर रहे हैं, y को तो हम लोग 0 पुट कर रहे हैं अपनी इक्वेशन नंबर 3 में, और x माइनस 1 का जो होल स्क्वायर है उसको हम लोग आर स्क्वायर प्लस 2r पुट कर रहे हैं। यही जो हमने इक्वेशन नंबर 1 से x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2r निकाला है, वही हम लोग x माइनस 1 की होल स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहे हैं, जो कि हमारी r के टर्म्स में, उसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहे हैं, और y के लिए 0 भी पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 में दिखा देता हूँ क्या है, आपकी इक्वेशन नंबर 3 यही तो थी। इसका ये जो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इसको भी आप r के टर्म्स में पुट कर रहे हो, y की वैल्यू तो वैसे भी 0 होती है तो टर्म हट ही जाएगा, और ये वाला जो आपका राइट हैंड साइड में जो पूरा टर्म बनेगा दैट इज 2 माइनस आर का होल स्क्वायर, ये भी r के टर्म्स में बनेगा। तो पूरी इक्वेशन नंबर 3 आपकी r के टर्म्स में आ जाएगी। अब अगर पूरी इक्वेशन नंबर 3 अब अगर आपकी r के टर्म्स में आ गई तो आप क्या r की नहीं वैल्यू फाइंड कर लोगे, कर लोगे। तो वही हमने यहाँ पे किया है, वही हमने यहाँ पे किया है। तो हमने x माइनस 1 के होल स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया है आर स्क्वायर प्लस 2r से, y की वैल्यू 0 पुट कर दी है, और 2 माइनस आर का होल स्क्वायर यहाँ पे ओपन कर दिया है। इसका होल स्क्वायर हमने ओपन कर दिया, दैट इज 2
माइनस आर का होल स्क्वायर, 2 माइनस आर का होल स्क्वायर को हमने ऊपर ओपन कर दिया, तो ये हमारा 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 4 आर आ गया। ठीक है सर, तो हमने आर की यहाँ से वैल्यू आप जैसे ही कैलकुलेट करोगे आपकी आर की वैल्यू 2/3 आएगी, मतलब रेडियस ही आ गया। मैंने क्या कहा था आगे, जैसे आप 3 इक्वेशन फाइंड करोगे, जैसे ही आप 3 इक्वेशन फाइंड करोगे आपको 3 वेरिएबल अपने आप आने लगेगा। तीनों इक्वेशन को हमने कैसे फाइंड करा है, थ्रू डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है सर, अब आगे देख लीजिए, अब टू फाइंड एक्स। अब तो देखिए 2 वेरिएबल निकल आया, तो तीसरा निकालना तो बहुत आसान हो जाता है, मतलब एक्स निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो क्या करना है आपको, टू फाइंड एक्स सब्स्टिट्यूट आर इज इक्वल टू 2/3 एंड वाई इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। तो हमने इक्वेशन नंबर 3 में y को 0 और r को 2/3 पुट कर दिया, तो हमारी x की, यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 3 है ये आपकी, इसमें आपने r को 2/3 पुट कर दिया और y को 0 पुट कर दिया, तो क्या आप x की वैल्यू नहीं निकाल लोगे, तो x की 2 वैल्यू आ गई 7/3 और -1/3। यहाँ देखिए मैंने कैलकुलेट भी कर दिया है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब अगर आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, सेंटर का सर्कल का रेडियस मालूम है, तो अगर आपको सर्कल को कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, आपको आना चाहिए। तो आप पूछो सर कैसे करते हैं सर, तो उसका एक फॉर्मेट होता है, अगर आपको नहीं मालूम तो सीख लीजिएगा, मैं इसको बड़ा ब्रीफ में बता दे रहा हूँ। आप मॉड में लिखते हो z माइनस सेंटर ऑफ व्हाट, सेंटर ऑफ योर कोऑर्डिनेट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आपका x प्लस आई वाई होता है। ठीक है, मॉड इज इक्वल टू, फिर आप लिखते हो क्या, रेडियस, आप लिखते हो क्या, रेडियस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी सेंटर की, आप कह सकते हो कि ये हमारी वो होता है, मतलब सर्कल को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन कॉम्प्लेक्स ऑफ इक्वेशन। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। वही है, क्लियर है। तो ये आपका सेंटर को, सर्कल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, सर्कल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ज़रा एक एक मेरे से जुड़ी मिस्टेक हो गई ऊपर वाले स्टेप में, मैं आपको बताना भूल गया, ये मेरी मिस्टेक हुई, मैंने जरा आर स्क्वायर बोल दिया था आर की जगह पे, जो कि वो आर होता है, मतलब ये ध्यान रखिएगा, ये जो इधर वाला टर्म लिखा होता है जो 1 होता है, ये आपका आर ही होता है, ये आर स्क्वायर नहीं होता है। ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। ये मैंने गलती से आर स्क्वायर मैंने इसको बोल दिया हो अगर वीडियो में कहीं से, तो ये आर स्क्वायर नहीं होता, ये आपका 1 होता है, मतलब 1 का कोई भी स्क्वायर नहीं करना है। तो यही आपका रेडियस है, मतलब आप ए बी इक्वेशन को आप जेड माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई में लिखोगे मॉड में, और ये आपका जो होता है ये आर के बराबर होता है, आर आपका रेडियस होता है, यहाँ स्क्वायर राइट हैंड साइड नहीं होता है, तो इसके लिए, इस मिस्टेक के लिए मुझे माफ़ करिएगा, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो मैंने क्लियर कर दिया है कि ये, वरना तो मैं वीडियो फिर से बना सकता हूँ, पर लेंदी हो जाएगा फिर से, तो इसीलिए मैंने ये छोटे से आपके डाउट में यहाँ क्लियर करता हूँ कि इधर आर स्क्वायर नहीं होता है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ये आपका आर ही होता है, ये आपका आर ही होता है, तो इसका आपको रूट नहीं लेना है। ठीक है, आर आर निकालने के लिए आपको रूट नहीं लेना है, ये आर ही होता है। ठीक है सर, समझ गए होगे। ठीक है, तो अगर मैंने कहीं बोला हो तो उसको आप आर ही मानिएगा। अब हम लोग, मैं अब बात कर रहा था यहाँ पे, तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे थे हम लोग। हाँ, तो अब हमारे एक्स कोऑर्डिनेट भी निकल चुके हैं, तो अब हमें क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है सर्कल की इक्वेशन में। तो सर्कल की इक्वेशन में आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि अगर आपको सर्कल का, मान लीजिए जो हमारा सर्कल है, जो हमें रिप्रेजेंट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में, उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आ गए, एक्स और वाई सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए, तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, जेड माइनस योर एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई क्या बता रहा है, ये इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट बता रहा है, और इज इक्वल्स टू आर, आर इज द रेडियस। तो अगर हमारा देखिए यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0, तो इसीलिए हमने मॉड में z-7/3 इज इक्वल्स टू 2/3, 2/3 क्या है, रेडियस है। z प्लस रेडियस का स्क्वायर नहीं करना है, मैंने आपको फिर से दोहरा दे रहा हूँ, रेडियस का स्क्वायर नहीं करना है। ठीक है, और ये होगा आपका मॉड z, अब माइनस का साइन तो पहले ही होता है, तो मॉड z प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2/3, 2/3 क्या है, रेडियस। ठीक है, तो ये हम आपको आना चाहिए कि आप कैसे एक कोऑर्डिनेट सेंटर के मालूम हो, तो आप उसको कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म की इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, आपको सर ये तो आंसर आ गया, यही हमसे इक्वेशन पूछा, तो देखिए ये भी आंसर करेक्ट है। ये आपका ध्यान रखिए कि जो राइट हैंड साइड 2/3 और 2/3 होते हैं, ये आपके रेडियस ही होते हैं, रेडियस का स्क्वायर नहीं होते हैं। मैंने ऊपर एक मिस्टेक कर दी है बोलने में, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। वो क्या है, वो आपका रेडियस का स्क्वायर नहीं, वो आपका रेडियस ही है। ठीक है,
तो उस मिस्टेक के लिए आई एम सॉरी। सो दिस इज हियर नॉट हियर आर स्क्वायर, दिस इज हियर ओनली आर। ठीक है, तो आर आप ऑटोमेटिकली यहाँ से फाइंड कर सकते हो, ऑटो यहाँ से आप आराम से अपना आर यही है आपका आर, ये आपका आर स्क्वायर नहीं है 2/3। ठीक है, ऊपर भी यहाँ जो मॉड मॉड में जो इक्वेशन दी गई है यहाँ, ये आपका आर ही है, ये आपका आर ही है, आर स्क्वायर नहीं, बाद में हमने आर स्क्वायर कर दिया है क्योंकि स्क्वायर रूट हटाने के लिए। ठीक है, ये भी आपका आर ही है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है सर। तो अब हम लोग अगर देखें ध्यान से, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन भी सही है जो हमने सर्कल की निकाली है z माइनस में। पर अगर आप देखो तो आपको z बार में दी गई है, मॉड तो आपका आया ही, तो आपको इक्वेशन को अभी और थोड़ा सिंप्लीफाई करके जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट है उसमें लाना पड़ेगा। फिर रिक्वायर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए हमको थोड़े और चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है सर। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मॉड जेड स्क्वायर जो होता है वो जेड इंटू जेड बार के बराबर होता है। मॉड जेड स्क्वायर जेड इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार। तो हमारी ये इक्वेशन हमारी ये सर्कल की निकल आई और दूसरे सर्कल की इक्वेशन निकल आई। अब आप कहोगे सर दो सर्कल की इक्वेशन कैसे निकल आए सर? तो दो सर्कल, ये एक, क्योंकि एक्स की दो वैल्यू बता रही है कि एक इधर एक सर्कल बनेगा और एक इधर सर्कल बनेगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट अलग होगा और उसका एक्स कोऑर्डिनेट अलग होगा, पर वाई कोऑर्डिनेट दोनों के जीरो होंगे। तो इसीलिए एक्स की दो वैल्यू दो सर्कलों को रिप्रेजेंट कर दी कि एक इधर सर्कल बनेगा और एक इधर सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्स की दो वैल्यूज के लिए हमारे पास दो सर्कल अवेलेबल होंगे। ठीक है सर, दो सर्कल बनेंगे। अब हमारे जो ये मॉड में अंदर जो हमारे कॉम्पस नंबर लिखा है इसको आप पूरा जेड मान सकते हो। ठीक है सर, मॉड के अंदर जेड लिखा है, मॉड के अंदर जेड लिखा, तो हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी, तो ये हो गया हमारा 4/9 और ये हो गया मॉड जेड का होल स्क्वायर। तो अगर आप मानो कि ये जो ये कि अंदर तो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है जो जेड है, उसको सिंप्लीफाई करके कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, मान लीजिए जेड। तो मॉड के अंदर जेड लिखा हुआ है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका आपने होल स्क्वायर कर दिया, तो इधर भी आपने होल स्क्वायर कर दिया। तो मॉड जेड का होल स्क्वायर जो है वो जेड इंटू जेड बार के बराबर हो गया, इज इक्वल टू 4/9, क्योंकि हमने होल स्क्वायर कर दिया है मॉड जेड का होल स्क्वायर बनाने के लिए। तो ये हमारा होता है जेड इंटू जेड बार, तो हमने यही जेड लिख दिया है और इसका बार दैट इज जेड बार माइनस 7/3, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारा 4/9 हो गया, क्योंकि हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग भी कर दी थी। तो ये, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। ठीक है सर, अब देख लीजिए, अब आप आपस में इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका ये बन जाएगा। और इसको आप जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे तो आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये देखिए मैंने सिंप्लीफाई भी कर दिया है। तो अल्टीमेट आपकी इक्वेशन यही बनेगी, अल्टीमेटली आपकी इक्वेशन ये पहली इक्वेशन बनेगी। ठीक है सर, वैसे ही हमने सेकंड वाले सर्कल के लिए भी कर दिया। ठीक है, फिर से हमने बहुत दोनों तरफ इस इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, क्योंकि हमें मॉड जेड का होल स्क्वायर बनाना है, क्योंकि फिर हम लोग उसको जेड इंटू जेड बार के बराबर ले सकते हैं। तो हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दी, तो राइट हैंड साइड में आपका 4/9 फिर से बन गया। और इसको हम लोगों ने जेड इंटू जेड बार के टर्म्स में ली थी, क्योंकि ये इधर राइट लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या बन जाएगा, मॉड जेड का होल स्क्वायर। तो हमने उसको कैसे क्या लिख दिया बोलिए, जेड इंटू जेड बार। तो जेड ब्रैकेट में जेड प्लस 1/3, दूसरे वाले ब्रैकेट में जेड बार प्लस 1/3। तो इन दोनों को फिर से हम इन दोनों ब्रैकेटों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, और ये किसके बराबर है 4/9, क्योंकि हमने होल स्क्वायर कर दिया टू करा है, जिससे हमारा मॉड जेड का होल स्क्वायर क्रिएट हो जाए, इधर क्रिएट हो, या फिर हमने आगे ये हमारा नेक्स्ट स्टेप सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, ठीक है सर, इन दोनों ब्रैकेटों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन निकल के आएगी, ये हमारी 4/9 फिर से बराबर हो गया इक्वल। आगे आप सॉल्व करते जाओगे तो आपकी ये अल्टीमेट इक्वेशन निकल के आ जाएगी ऑन सॉल्विंग। तो ये एक सर्कल की इक्वेशन होगी। अब आप कहोगे सर मैं तो नहीं मानता हूँ कि वो एक्स का कोऑर्डिनेट आएगा। अगर आप नहीं मानते हो तो आप क्या कर सकते हो बोलिए। अगर आपको नहीं मानना है कि सर मैं नहीं मानता हूँ कि C5 का एक्स कोऑर्डिनेट जो आएगा वो वही आएगा जो आपने वहाँ से निकाला है, तो अगर आप नहीं मानते तो आप फिर से यहाँ C5 की वैसी कंडीशन डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हो जैसे आपने C4 के लिए निकाला है। जैसे आपने C4 का निकाला है, फिर से आपको पर वही सारे रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपको C4 के लिए मिले हैं। आप C5 के लिए भी ऐसी कंडीशंस निकाल सकते हो कि आपने C5 की एक बार इक्वेशन डिस्टेंस फार्मूला से C1 से निकाल ली, एक बार आपने C2 से निकाल ली, फिर एक बार आपने C5 की कंडीशन C3 से निकाल ली, फिर आप आराम से अपने एक्स और वाई वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर ये इतना बात ध्यान रखिएगा, ये रिजल्ट्स आपको वही आएंगे जो C4 के दो एक्स की वैल्यू आ रही, वही उनमें से ही आपको एक एक्स की वैल्यू उधर आएगी। अगर आप पर फिर उसमें आपको एक एक्स की वैल्यू रिजेक्ट करनी होगी जिस जो आपने C4 के लिए ली होगी। आपको अगर सर क्यों क्यों रिजेक्ट करनी पड़ेगी,
क्योंकि अगर आपने एक्स की वैल्यू वही ले ली जो C4 की और रेडियस भी आप निकालोगे तो C5 की सेम ही आएगी, सेम ही आएगी। अब रेडियस भी वही है, एक्स कोऑर्डिनेट भी वही है, तो दोनों बराबर ही हो गए। तो इसीलिए बाय सिमिट्री वाले कहते हैं कि अगर एक्स की वैल्यू ये आ रही है, अगर एक्स की वैल्यू 2 आ रही तो एक सर्कल की ही दूसरी वाली दूसरे सर्कल की एक्स कोऑर्डिनेट होगा। अगर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 आ रही तो एक वाले सर्कल की 7/3 मान लीजिए और दूसरे सर्कल के लिए -7/3 मान लीजिए और दोनों सर्कलों की इक्वेशन निकाल लीजिए। दोनों सर्कलों की इक्वेशन निकाल लीजिए, तो ये दोनों सर्कलों की इक्वेशन निकल गए, तो ये हमने कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया कि ये दोनों सर्कल हमारे बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यही तो दो सर्कल हमारे बन सकते हैं। अब इनको आप ऑप्शन से मैच कर लीजिए क्योंकि ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। तो अगर आप मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है तो इन दोनों को आप ऑप्शन से मैच कराओगे तो आपका ए और बी निकल के आएगा। ठीक है, अब बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो मॉड अगर ऐसे फॉर्म में लिखा हो तो ये आपका जो राइट हैंड साइड लिखा होता है, जो वन आपका राइट हैंड साइड लिखा होता है, दिस इज नॉट योर आर स्क्वायर, दिस इज ओनली योर आर। ओके, ये अंग्रेजी से मिस्टेक हो गई होगी पहले, अगर मैंने बोला हो तो दिस इज ओनली योर आर, दिस इज नॉट योर आर स्क्वायर। अगर मॉड में लिखा है फिर आप मॉड हटाने के लिए फिर तो आप स्क्वायर कर ही सकते हो, तो इसीलिए ये जो वन होता है ये ओनली योर आर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, पूरा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इसके ए और बी आंसर भी नीचे के आ गया, वो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलते रहेंगे कि आप देखिए बढ़िया सा डायग्राम बना था, लास्ट जो डायग्राम है कितना बढ़िया से बना है, इसको आप टफ कैटेगरी में तो रख ही सकते हो। अब कुछ बच्चों को ये भी डाउट हो सकता है कि सर मैं नहीं मानता हूँ कि C5 का वही रेडियस आएगा। नहीं मानते तो उसको भी आप सॉल्व कर लीजिए, जैसे आपने C4 को सॉल्व करा है वैसे आप C5 को भी, C5 के आप मान लेना कि कोऑर्डिनेट्स जो है सेंटर के वो x1, y1 है, और फिर आप वैसे ही सॉल्व कर लेना। पर ये ध्यान रखना रेडियस फिर से C4 की जितनी आए वही निकल के आएगी, कोऑर्डिनेट्स भी x की भी वैसी ही दो वैल्यू निकल के आएगी, पर फिर आपको x की एक वैल्यू को रिलेट करना पड़ेगा क्योंकि आपने C4 की एक वैल्यू को मान लिया होगा। अब भैया रेडियस भी वही, x कोऑर्डिनेट भी वही, y कोऑर्डिनेट भी वही, तो आपको आपने तो सेम ही सर्कल बना दिया, पर आपको डिफरेंट सर्कल चाहिए। तो अगर एक आदमी अगर C5 के थ्रू सॉल्व कर रहा है, वो लंबा मेथड हो सकता है, पर वो भी करेक्ट मेथड है कि उसको विश्वास नहीं हो रहा हो, उसको विश्वास नहीं हो रहा होगा सर मैं नहीं मानता हूँ C5 की रेडियस C4 के बराबर होगी, तो नहीं मानते हो तो आप निकाल सकते हो। आप निकाल सकते हो, जैसे मैंने C4 के लिए कंडीशंस निकाली हैं वैसे आप C5 के लिए निकाल लेना। आप C5 की रेडियस आप R1 मान लेना और फिर से 3 इक्वेशन बनाना और 3 वेरिएबल बनाना। 3 वेरिएबल आपके होंगे, 3 इक्वेशन मैंने जैसे C4 के साथ बनाएंगे ना, 3 या C4 की C1 के साथ बना ली, बस C4 की C2 के साथ बना ली, बस C4 की C3 के साथ बना ली, वैसे ही आप C5 की बनाए ना, एक बार C5 की C1 के साथ सेंटर की इक्वेशन बना लेना, एक बार C5 के सेंटर की C2 के सेंटर के साथ इक्वेशन बना लेना, एक बार C5 के सेंटर की C3 के सेंटर के साथ इक्वेशन बना लेना। तीनों के साथ इक्वेशन बना के आप अपने वैल्यू को फाइंड कर सकते हो C5 के लिए। पर मैंने बाय सिमेट्री बोल दिया कि सेम ही आएगा, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट, जो एक्स की वैल्यू C4 के लिए 2 आ रही है, उसमें से एक वैल्यू जो होगी वो C5 की होगी, उसमें से एक वैल्यू जो एक्स कोऑर्डिनेट की होगी वो C5 की होगी, वरना आप निकाल भी सकते हो। पर ध्यान रखिएगा जब आप उस मेथड से जाओगे तो उसमें आपको एक एक्स की वैल्यू वो रिजेक्ट करनी होगी जो आपने C4 के लिए मानी होगी, कि इसमें रेडियस भी अगर इक्वल आ रहा है, सब चीज़ अगर इक्वल आ रही तो मतलब तो आपने सर्कल को बिल्कुल सेम ही बना दिया, सेंटर के कोऑर्डिनेट भी सेम आ रहे हैं, रेडियस भी सेम आ रही है, तो आपको डिफरेंट सर्कल चाहने के लिए आपको उन वैल्यूज़ को रिएट करना होगा जो आपने C4 के लिए मानी थी, समझे? तो वो भी मेथड हो सकता है जो ये नहीं मान रहे हैं कि क्या कि C5 का रेडियस अलग होगा, आप निकाल सकते हो वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो देखिए कितना बढ़िया से ये लास्ट में डायग्राम बना है। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं किसी बढ़िया और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तो ओके, थैंक यू, और ऐसी पढ़ाई करते रहिए।